यह बात है 1990 की, यानी यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिनों की है। 90 के दशक में लड़के लड़कियां दोस्त कहाँ हुआ करते थे। हालांकि मैंने प्यार किया में सलमान खान और भाग्यश्री की दोस्ती और वह गाना मैं लड़की हूँ तुम लड़के हो, जब मिलते हो ये लगता है मन को खूब भाया था। यह सिनेमा और इसके गानों का जादू हम सब के सिर चढ़कर बोल रहा था। मैंने भी मन ही मन ऐसे ही किसी दोस्त की कल्पना की थी। खैर, कल्पना तो कल्पना है जो हकीकत से बहुत परे है, यह बात भी जल्दी ही समझ में आ गई। एक दिन क्लास के बाद जब हिमानी मेरे कमरे में आई तो इधर उधर की बातों के बाद मैंने उसे बताया, पता है कल शाम मैं लंका गई थी, स्टूडेंट फ्रेंड्स से किताब खरीद रही थी। वहाँ हम लोग का क्लासमेट शिवम खड़ा दिखा। अच्छा, पहले से खड़ा था या तुम्हारे बाद आया? ये तो पता नहीं। मैं किताब के पन्ने पलट रही थी कि उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसने भी दुकानदार से वही किताब मांगी जो मैं देख रही थी। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं किताब लेकर निकल आई, पर न जाने क्यों वह मुझे घूर रहा था। कैसे कैसे क्लासमेट हैं सच्ची, एक तो पान खाते हैं, ऊपर से शक्ल से भी दबंगई झलकती है, और तुम्हें चॉकलेटी लोग पसंद आते हैं। उसने मुझे छेड़ा। हाँ यार, दूसरे डिपार्टमेंट में देखो एक से एक हैंडसम लड़के हैं, पर यहाँ तो चलो छोड़ो ये सब, ये बताओ कि पिकनिक के बारे में तुमने क्या सोचा है? चलेंगे ना, जाना ही चाहिए। ये उम्र लौट कर थोड़ी ही आने वाला है, क्या पता ये ट्रिप सारी उम्र के लिए यादगार बन जाए, हिमानी ने कहा। और यह बात सचमुच सही साबित हुई। शनिवार को अर्थशास्त्र विभाग के पीवीएस और फाइनल ईयर के सभी छात्र छात्राएं ट्रिप के लिए निकले। मिर्जापुर जिले के राजदरी व लखनिया दरी डैम देखने का प्रोग्राम था। हम गर्ल्स कॉलेज वालों के लिए यह पहला मौका था जब सब एक साथ पिकनिक पर गए थे। एक बड़ी सी बस थी, हम लड़कियां आगे की सीट पर और लड़के पीछे बैठे थे। गाते बजाते सफ़र कब कट गया पता ही नहीं लगा। आनंददायक रोचक यात्रा का अंत तब हुआ जब हम जगह पर पहुंच गए। हम सभी बस से उतरने के बाद अपने अपने ग्रुप के साथ डैम देखने निकल पड़े। वहीं एक और दो सीनियर्स फिशिंग करते नजर आए तो मैं भी फिशिंग देखने पहुंच गई। डैम के एक ओर पानी जमा होने के कारण एक छोटा सा तालाब बन गया था। वहीं वो दोनों मछली फंसाने का कांटा पानी में डाले बैठे थे। उनमें से एक समीर था जो हमारे विभाग का टॉपर था, जिसे मैं पहले से जानती थी। उसने अपने साथी रितेश से मिलवाया। रितेश वाकई हैंडसम था। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें कुछ मछलियां कैद थी। इन मछलियों का आप क्या करेंगे रितेश भैया? हॉस्टल ले जाऊंगा। मछलियां फंसाना तो मेरा शौक है। और हाँ, डोंट कॉल मी भैया। रितेश भैया सुनकर बुरा मान गया था। फिर मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? भैया के अलावा कुछ भी। यू कैन कॉल मी रितेश सीधा आंखों में देखता हुआ बोला। ओके बॉस। हे वेट फॉर 1 मिनट, डू यू नो फुल फॉर्म ऑफ बॉस? इस बार उसका अंदाज अलग ही था और ठहाका ऐसा जोरदार कि सारे लोग हमारी ओर देखने लगे थे। उसका अंदाज कह रहा था कि उसके दिल में कुछ और ही था। हाथ के पारदर्शी कवर में कुछ रंगीन मछलियां और होठों पर दिल फेंक मुस्कान। मेरे लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था और पूरी तरह अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। मेरी यह अवस्था समीर के समझ में आ गई तो उसने रितेश को रोका। इसे क्यों परेशान कर रहे हो यार, सी इज टू इनोसेंट। समीर के मुंह से यह सुनकर थोड़ी राहत मिली थी। नहीं बताना तो मत बताओ, पर बॉस का फुल फॉर्म तो सुनते जाओ। ब्रदर ऑफ सेक्सी सिस्टर्स। वह अपनी बात सुनाने पर आमादा था। तेज आवाज में उसकी कही ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कानों में किसी ने गर्म शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। पूरे शरीर में खून का रफ्तार बढ़ गया था और नजरें उठती न थी। आई एम सॉरी। शर्म से पानी पानी हो चुकी थी तो बस इतना कहा और तेज कदमों से भागती हुई अपनी सहेलियों के पास लौट आई। अब तक दिमाग का दही हो चुका था। ब्रदर ऑफ सेक्सी तो इससे पहले गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हुए ऐसी वैसी कोई बात कभी नहीं सुनी थी।
मेरी शक्ल से लगता था जैसे रो दूंगी। सहेलियों ने मेरे उड़े हुए चेहरे को देखकर जाने क्या समझा, पर चुप रही। इतने में दोपहर के खाने का वक्त हो गया था, तो सबने खाना खाया और फिर गाने का कार्यक्रम चला। इधर उधर घूमने का अंजाम मैं देख चुकी थी, सो अब पूरी तरह से खामोश बैठ गई। अपने साथियों के साथ शांति से सबको मौज मस्ती करते देख रही थी। खाना खत्म होने के बाद सबने खुलकर गाना बजाना शुरू किया। कोई गीत तो कोई गजल सुना रहा था। अभी अभी तो माहौल बना था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शाम को ढलने की बड़ी जल्दी मची थी। सर्दियों की शामें छोटी ही होती हैं। हमारे साथ आए गोविंद सर ने कहा, जो जहाँ है वहीं से जल्दी बस तक पहुँच जाए, 15 मिनट में वापसी की यात्रा शुरू होगी। जब हम बस तक पहुँचे तो हमारी नज़र शिवम पर पड़ी। दूर कहीं बाईं ओर एक पत्थर पर वह अकेला लेटा आसमान को अपलक निहार रहा था। उस वक्त उसे देखकर यही ख्याल आया, जब अकेले ही बैठना था तो पिकनिक पर आने की ज़रूरत ही क्या थी। ना तो वह किसी बातचीत में और ना ही किसी गाने बजाने में कोई हिस्सा लिया। उसे किसी से कोई लेना देना भी नहीं था। देखा उसे कितना अलग है शिवम। ना किसी के पीछे घूमना, ना ही किसी तरह की कोई फालतू बातचीत। हिमानी ने पहली बार उसकी शराफत नोटिस की, जो मुझे भी सही लगी। बिल्कुल सही कहा हिमानी, मैंने जैसा सोचा था वह वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यह कहती हुई मैं बस में चढ़ गई। रितेश पहले से ही बैठा था। उसने अपने बगल की सीट पर बैठने का इशारा किया, पर मेरे कानों में अभी तक उसकी कही बातें गूंज रही थी। सुबह की घटना का असर कुछ ऐसा था कि अब तक उस अनजाने डर से बेकाबू दिल बेतहाशा धड़क रहा था, तो वहाँ बैठने का सवाल ही नहीं उठता था। उसे साफ साफ मना कर मैं आगे बढ़ गई। मेरे बगल में बैठोगी तो टूट थोड़ी ही जाओगी। पीछे से आवाज़ आई और उसी वक्त उससे भी भारी एक और आवाज़, सर। कोई कुछ ना बोले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप छुटकारा पाकर फ़ायदा उठाएं। आपकी आज़ादी वहीं ख़त्म होती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। ये आवाज़ शिवम की थी, जो बस के सामने वाले गेट से चढ़ा और आगे की सीट पर आने का संकेत किया। मैं और मेरी एक सहेली वहाँ बैठे जहाँ गोविंद सर बैठे थे। अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रही। सच तो यह है कि जो नज़र आता है अक्सर वह सच नहीं होता, और सच्चाई तो कभी कभार खुली आँखों से भी नज़र नहीं आती। उसे देखने के लिए मन की आंखें खोलनी पड़ती है। शिवम के प्रति नज़रिया बदलते ही जैसे सब कुछ बदल गया। हमेशा के लिए समझ गई कि अक्सर कड़क रुख वाले लोग ज़्यादा शरीफ होते हैं और ऊपर से नरम दिखने वाले लोग कई बार अंदर से कुछ और ही होते हैं। यह भी समझ में आया कि आज़ाद ख्याल होना गलत नहीं, मगर किसे कितनी छूट देनी चाहिए, फैसला लेना ज़रूरी होता है। फैसला लेने की आत्मनिर्भरता अनुभव से ही प्राप्त होता है। क्या होता अगर मैं पिकनिक पर फिशिंग देखने न जाती? शायद मैं रितेश की आंखों में न चढ़ती, मगर शिवम का असली गुण भी तो समझ नहीं पाती। उसने एक सुरक्षा व्यवस्था तब तक बनाए रखी जब तक हम सभी सुरक्षित हॉस्टल नहीं पहुंच गए। उस रोज़ शिवम ने जिस खामोशी से बिना कुछ बोले हमारी मदद की थी, वह उसके शानदार व्यक्तित्व की पहचान बनी। मैं उसके प्रति गर्व महसूस कर रही थी। उसका निस्वार्थ स्वभाव समझ में आया तो मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गई। जिस लड़के को रफ एंड टफ और विचित्र समझ रखा था, वह दरअसल हमारे क्लास का सबसे अच्छा लड़का था, जिसे मैं गलती से गलत समझ बैठी थी। नजरिया बदलते ही उसके गुण नजर आने लगे और वह सौम्य व सच्चरित्र दिखने लगा। अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले वह मेरी डेस्क तक आया और कहा कि किसी को कितनी छूट देनी है, कितनी नहीं, ये तुम्हें तय करना है। जहाँ मान सम्मान पर संकट हो, वहाँ सीनियर और जूनियर का बांध तोड़कर अपने मन की सुनो। गलत लोगों से जितनी जल्दी हो सके किनारा कर लेना ही अच्छा है। और सचमुच मैंने उन बातों को सदा के लिए गांठ बांध कर रख लिया। अब मैं किसी को इतनी छूट नहीं देती कि वह मेरी ही प्रतिष्ठा के लिए घातक सिद्ध हो।
वही करती हूँ जिसके लिए आत्मा गवाही देती है। आज भी जब सहेलियाँ मिलती हैं तो उस घटना और उस लड़के के जिक्र के बिना हमारी बातें पूरी नहीं होती। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।